हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। मेरा नाम है मनीषा। क्लास हम कर रहे हैं कारक और कारक के भेद। हम कारक की परिभाषा कर चुके हैं, कारक का पहला भेद भी हम कर चुके हैं और उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज हम सीखेंगे कर्म कारक। तो चलिए ठीक है, समझते हैं कर्म कारक। कर्म कारक, ये हमारा कारक का दूसरा भेद है। कर्म कारक, जिस वस्तु पर क्रिया का फल पड़ता है कर्म कारक कहते हैं। ठीक है, जिस वस्तु पर क्रिया का फल पड़ता है, मतलब ऐसी कोई भी चीज़ जिस पर क्रिया, जो भी हम काम करते हैं उसका उसका फल उस पर पड़ता है, मतलब उसका रिज़ल्ट उसके ऊपर पड़ता है, तो वो हमारा हो जाता है कर्म कारक। और इसकी विभक्ति होती है को। ठीक है, कर्ता ने, पहले हमने देखा था कर्ता ने जिसकी विभक्ति चिन्ह ने, और दूसरा हम कर रहे हैं कर्म कारक जिसकी विभक्ति चिन्ह है को। ठीक है, अब कोई बात नहीं, अगर आपको थोड़ा सा डाउट है तो हम उदाहरण के साथ समझेंगे जिससे हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब पहला हम देखते हैं, राम ने रावण को मारा। यहाँ पे मारने का काम कर रहे हैं राम। ठीक है, तो ये हो गए हमारे कर्ता कारक, क्योंकि उन्होंने जो क्रिया है वो की है। ठीक है, अब उसके बाद ये जो इन्होंने काम किया है, इसका प्रभाव, इसका रिज़ल्ट किस पर पड़ा है? रावण पर रावण के ऊपर पड़ा है, क्योंकि राम ने रावण को मारा है। किसको मारा है? रावण को मारा है। और एक और चीज़, इसका बहुत अच्छा पहचान करने का तरीका ये है कि किसी भी प्रश्न का उत्तर अगर आपको किसको में मिले तो वो वहाँ पर हमारा हो जाता है कर्म कारक। अब राम ने किसको मारा? रावण को मारा। हम देख सकते हैं रावण को मारा, यहाँ पे विभक्ति चिन्ह भी है हमारा। किसको मारा? रावण को मारा। जो यहाँ पे क्रिया हो रही है उसका प्रभाव किस पर पड़ रहा? किस पर पड़ा? रावण पर पड़ा, कि रावण मर गया। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं हम। ठीक है, यहाँ मारने की क्रिया का फल रावण पर पड़ा। ठीक है, अभी हमने समझा है। दूसरा देखते हैं उदाहरण, उसने पत्र लिखा। ठीक है, उसने किसको लिखा? अब यहाँ पे हमारा जो है उसने किसको लिखा, यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारा विभक्ति चिन्ह नहीं है, क्योंकि वहाँ पे उसकी यहाँ पर विभक्ति चिन्ह की आवश्यकता नहीं। अगर हम लगाएंगे तो हमारा जो सेंटेंस है वो थोड़ा सा भद्दा लगेगा हमें, कि जैसे अगर मैं आपको बोलूँ उसने पत्र को लिखा, ठीक है, या फिर उसने पत्र लिखा, तो यहाँ पे हमारा जो विभक्ति चिन्ह है को वहाँ पे लुप्त है। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर हमें यहाँ पे मिल रहा है कि उसने किसको लिखा। ठीक है, तो यहाँ पर है हमारा पत्र, और लिखने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? पत्र पर पड़ रहा है, कि पत्र आधा लिखा गया, पूरा लिखा गया, या जो भी मैं आपको एक उदाहरण बता रही हूँ कि किस तरीके से लिखने का जो प्रभाव है वो पत्र पर पड़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे लिखने की क्रिया का फल पत्र है, अतः पत्र कर्म है। ठीक है, और अच्छे से समझने के लिए इसके और ज़्यादा उदाहरण हम देखते हैं, कि जैसे हम यहाँ पे देखते हैं, पहला, उसने सुनील को पढ़ाया। किसको पढ़ाया? सुनील को पढ़ाया। विभक्ति चिन्ह को हम यहाँ पे देख सकते हैं, और हमारा हो जाएगा यहाँ पे कर्म कारक सुनील। ठीक है, मोहन ने चोरों को पकड़ा, ऐसे ही है, तो मोहन ने किसको पकड़ा? चोरों को पकड़ा। और विभक्ति चिन्ह कोई भी देख सकते हैं, जो पकड़ने का काम था उसका प्रभाव किस पर पड़ा? चोरों पर पड़ा। ठीक है, तीसरा हम देखते हैं, लड़की ने लड़के को देखा। किसको देखा? लड़के को देखा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो कर्म कारक है वो है लड़के, और हमारा विभक्ति चिन्ह हम देख सकते हैं को। ठीक है, किसको देखा? लड़के को देखा। जो देखने की क्रिया यहाँ पे की गई है उसका प्रभाव किस पर पड़ा? लड़के पर पड़ा। ठीक है, चौथा हम देखते हैं, कविता पुस्तक पढ़ रही है। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर जो हमारा चिन्ह है उसका वो यहाँ पर नहीं लगा है, उसका लोप है। अब अगर हम ऐसे लिखें, कविता पुस्तक को पढ़ रही है, तो ये थोड़ा सा सुनने में हमें
अजीब लगता है, तो इसलिए यहाँ पे हम विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं करेंगे। बट लेकिन हमारा यहाँ पे किसको पढ़ रही है, ये इस प्रश्न का उत्तर हमें ज़रूर मिल रहा है। किसको पढ़ रही है? पुस्तक को पढ़ रही है। तो हमारा जो कर्म है वो पुस्तक है। ठीक है, किसको पढ़ रही है? पढ़ने का जो पढ़ रही है, पढ़ने का जो प्रभाव है वो किस पर हो रहा है? पुस्तक पर हो रहा है। क्यों? क्योंकि पुस्तक को पढ़ा जा रहा है। ठीक है, अब आगे देखेंगे। गोपाल ने राधा को बुलाया, राधा को बुलाया। अब यहाँ पे है को, हमने यहाँ पर लगाया है विभक्ति चिन्ह है हमारा को, राधा को बुलाया, तो हमारा कर्म कारक है राधा। किसको बुलाया? राधा को बुलाया। अगला देखते हैं, कृष्ण ने कंस को मारा। किसको मारा? कंस को मारा। विभक्ति चिन्ह देख सकते हैं को, और मारने का जो प्रभाव है वो किस पर पड़ा है? कंस पर पड़ा है कि कंस मर गया। आगे हम देखते हैं, राम को बुलाओ। किसको बुलाओ? ध्यान से देखेंगे, समझेंगे। किसको बुलाओ, इस प्रश्न का उत्तर हमें मिल रहा है किसको बुलाओ? राम को बुलाओ। ठीक है, अब यहाँ पे आगे हम देखते हैं, बड़ों को सम्मान दो। किसको सम्मान दो? बड़ों को सम्मान दो। यहाँ पे सम्मान देने का जो प्रभाव है वो बड़ों पर पड़ रहा है, तो इसलिए हमारा कर्म है बड़ों, और जो विभक्ति चिन्ह हम देख सकते हैं यहाँ पर को है। आगे हम देखते हैं, माँ बच्चे को सुला रही है। किसको सुला रही है? बच्चे को सुला रही है। तो सुलाने का जो प्रभाव है वो किस पर पड़ रहा है? बच्चे पर पड़ रहा है। वो जो क्रिया माँ कर रही है उसका प्रभाव बच्चे को पड़ रहा है कि बच्चे सो रहे हैं। उसने पत्र लिखा, ये तो हम पहले हम कर चुके हैं उदाहरण ये वाला। उसने पत्र लिखा, उसने किसको लिखा? पत्र को लिखा। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। कहना और पूछना के साथ से का प्रयोग होता है, को का प्रयोग नहीं होगा। हम किसी से कुछ पूछ रहे हैं, कह रहे हैं, तो इसमें हम को के स्थान पर से का प्रयोग करेंगे। उदाहरण से हम समझते हैं, जैसे कबीर ने रहीम से कहा। दूसरा उदाहरण हम देखते हैं, मोहन ने कविता से पूछा। तीसरा उदाहरण देखते हैं, रजत ने हिमांशु से पूछा। तो क्लास आपको समझ में आ रहा होगा, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ से के स्थान पर को का प्रयोग उचित नहीं है। अगर हम से के स्थान पर को का प्रयोग लगाएंगे, जैसे कबीर ने रहीम को कहा, मोहन ने कविता को पूछा, तो थोड़ा सा अजीब हमारे सेंटेंस ही जो हमारे वाक्य हैं वो गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर को के स्थान पर हम से का प्रयोग हम करेंगे। इसके अतिरिक्त आगे देखते हैं, इसके अतिरिक्त जब कर्म निर्जीव वस्तु हो तब को का प्रयोग नहीं होना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल। अभी हमने बहुत सारे उदाहरण ऐसे किए थे जिसमें निर्जीव वस्तु, सजीव वस्तु, निर्जीव वस्तु। ठीक है, सजीव वस्तु जैसे इंसान, जानवर, पेड़ पौधे, और निर्जीव वस्तु जैसे जो हमारी वस्तु होती है। ठीक है, जैसे हमारी कुर्सी हो गई, मेज़ हो गई, तो ये हमारी निर्जीव वस्तु है। निर्जीव वस्तु के साथ को का प्रयोग नहीं होना चाहिए, लेकिन जो सजीव वस्तुएं हैं उनके साथ हम को का प्रयोग करते हैं। वहाँ पे निर्जीव वस्तुओं का अगर कोई वाक्य हम बना रहे हैं तो को हमारा लुप्त हो जाता है। ठीक है, लेकिन कारक हमारा वही रहेगा। अब जैसे हम देखते हैं, राम ने रोटी को खाया। ठीक है, रोटी हमारी निर्जीव वस्तु है। ठीक है, या अगर हम ऐसा लिखें कि राम ने रोटी खाई, तो ज़्यादा अच्छा कौन सा लगेगा? ज़्यादा अच्छा हमारा होगा कि राम ने रोटी खाई। दूसरा हम देखते हैं, मैं कॉलेज को जा रहा हूँ, तो अगर हम को यहाँ से हटा दें तो मैं कॉलेज जा रहा हूँ। ठीक है, मैं आम को खा रहा हूँ के स्थान पर अगर हम लिखें कि मैं आम खा रहा हूँ, तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैं कोट को पहन रहा हूँ या फिर कोट पहन रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारा भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। इन उदाहरणों में को का प्रयोग भद्दा है, मतलब अच्छा नहीं लग रहा है। हमारी जो वाक्य है वो ख़राब लगेंगे अगर हम को लगाएंगे तो। ठीक है, और इसके बाद हम देखते हैं, ध्यान रखने योग्य बात है ये, प्लीज़ सब अच्छे से देखेंगे, समझेंगे। चेतन पदार्थों के साथ
को चिन्ह प्रयोग होता है। चेतन पदार्थ मतलब सजीव वस्तुएं, जो अभी हमने देखा था सजीव वस्तुओं के साथ को का प्रयोग होगा, लेकिन अचेतन के साथ को का प्रयोग नहीं होगा। पर यह अंतर वाक्य प्रयोगों पर निर्भर करता है। हाँ जी बिल्कुल, हम वाक्य का किस तरीके से प्रयोग कर रहे हैं, कहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं, इस चीज़ का भी हम ध्यान रखेंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये दूसरा कारक भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। पहला कारक हम पहले से ही समझ चुके हैं। तो इन दोनों कारकों के भेदों को लेकर कर्ता ने कर्म को, ये दो कारक हम कर चुके हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं, और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले कारक के भेदों का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ सके। और अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएँ। आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।